हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करेंगे जो आपका शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य मॉडल पेपर 3 है, उसके विषय में बातचीत। देखिए, पेपर आपका 75 नंबर का आना है, 2 घंटे का आना है, सबको पता है। लेकिन जो आपकी कॉपी है वो अब पोर्ट्रेट मोड में आने लगी है। पहले आपकी कॉपी लैंडस्केप मोड में आती थी। A4 साइज की कॉपी आ रही है, इसलिए आप लोग एक पेज ही दीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन को, क्योंकि समय 2 घंटे है। किसी भी हालत में प्रयास करिएगा पेपर छोड़ करके नहीं आइएगा, क्योंकि दार्शनिक के पेपर में बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का ये वाला पेपर छूटे या ऐसी संबंधित कोई चीज़ें हों। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे क्या करना पेपर सॉल्व, ये हम बता देते हैं। पहली बात, घड़ी बांध के जाइए। दूसरी बात, 1 घंटे में आप सेक्शन ए को निपटाइए, चाहे जैसे जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं। सेक्शन बी आप एक क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 मिनट में करिए। सेक्शन सी का भी जो एक लॉन्ग करना है वो आप 20 से 25 मिनट में करिए। बीएड CSEMU फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लासेस देख सकते हैं। उसमें नीचे आपके मॉडल पेपर 1, 2, 3 की क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप शेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। और बाकी कैसे सॉल्व करना है ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके। कॉपी तो भरनी ही भरनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। मान लो एक क्वेश्चन छूट गया तो इसका मतलब -5 आप पहले ही कर दो, या -15 लॉन्ग छूट गया तो कर दो, तब मार्किंग होगी। तो ये चीज़ें आपको नहीं करके आनी है। भूलते जो पहले पेपर में हो गया तो हो गया। टाइम मैनेजमेंट करके रखिएगा, घड़ी पहन करके एकदम बैठिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे लाती है। जो आपकी एजुकेशन है वो कल्चरल चेंज कैसे लाती है, ये समझना है। देखो, पहली बात तो जो शिक्षा है, जो आज की हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहीं से हमारा जो कल्चर है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है आने वाली पीढ़ी में। जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे देश का भविष्य है, उन तक संस्कृति को पहुंचाना, ये किसका आज गोल हो गया है, ये आज किसका एक लक्ष्य हो गया है। ये शिक्षा का यानी कि एजुकेशन का ये क्या हो गया, लक्ष्य हो गया है। अच्छा, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र आपका देखो कला से संबंधित है, जो आपकी आर्ट एंड कल्चर होती है, विज्ञान से संबंधित है, साथ में साहित्य, जो चीज़ें छुपती चली जा रही हैं, साहित्य से संबंधित है ना। इनमें होने वाले परिवर्तन की जो विस्तृत चीज़ें हैं वो आपके शिक्षा सांस्कृतिक के अंतर्गत आएंगी। सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के तत्व मैम हमने कहा, जैसे रीति रिवाज, प्रथाएं, इनमें होने वाले परिवर्तन का नाम है। देखिए, आजकल के बच्चे तो चलो होली खेल रहे हैं, जान रहे हैं। अब वो बच्चे, वो पेरेंट्स जो, जैसे कि आप देखिए कि वो बाहर रह रहे हैं, USA में रह रहे हैं, कोई जर्मनी में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो उनके बच्चे क्या ही समझ पाएंगे कि होली में कि बल्ला डालने जाया जाता है, होली जलाई जाती है। वो तो सिर्फ अपनी बुक में पढ़ेंगे ना, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स मम्मा, है ना। तो बात समझिएगा। तो ये जो शिक्षा है, इसी के माध्यम से हमें बच्चों तक जो भी हमारे संस्कृति में आने वाले रीति रिवाज हैं, जो भी प्रथाएं हैं, उन तक पहुंचाना, यही हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है शिक्षा के क्षेत्र में। साथ में संस्कृति शब्द जो है वो समाज से ज़्यादा बड़ा है। मतलब अगर हम संस्कृति की बात करें तो जो संस्कृति शब्द है वो समाज से अधिक व्यापक है, इसलिए किसी भी परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन हम कह सकते हैं। यदि उससे जीवन के तरीके या ढंग बदल जाए जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूरी करते हैं और बच्चों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहेंगे, शिक्षा से संबंधित शारीरिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन व्यापक होने के कारण इसमें परिवर्तन धीमी गति से होता है, जबकि जो आपका सांस्कृतिक परिवर्तन होता है इनमें सामाजिक ढांचे के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन के साथ समस्त परिवर्तन भी सम्मिलित किया जाता है। चाहे वो आपका कला से संबंधित हो, चाहे ज्ञान विज्ञान से संबंधित हो, चाहे दर्शन से संबंधित हो, चाहे परंपरा से संबंधित हो, चाहे आचार प्रथा से संबंधित हो, इन सभी से सम्मिलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डेट इज वेरी इजी, वी कैन से डेट, एंड डेट इज दी समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करिए। अब देखो, समाजशास्त्र शब्द ही क्या है भैया, सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो मैं आपको सिर्फ 7 हेडिंग्स बताऊंगी, उन्हीं में आपको अपना लिखना होगा पेपर। नंबर 1 हेडिंग सुनो। नंबर 1, समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान ना होकर के कैसा है, एक सामाजिक विज्ञान है ना। ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजिकल इज नॉट अ नेचुरल साइंस बट अ सोशल साइंस। कहने का आशय ये है कि समाजशास्त्र की भौतिक घटनाओं से
कोई संबंध न होने के कारण भी इसे प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो जो आपका समाजशास्त्र है वो तथ्यात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। मतलब ये तथ्यों पर आधारित है कि ये चीज अगर ऐसे है तो क्यों है, क्या है, ये हमें क्यों करना चाहिए, इस पर आधारित है, ना कि वो आइडियोलॉजी या आदर्शवाद पे आधारित है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, समाजशास्त्र की प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो समाजशास्त्र मूर्त विज्ञान ना होकर के कैसा है, अमूर्त विज्ञान। देखो मूर्त और अमूर्त के अंतर बता देते हैं। मूर्त विज्ञान मतलब मूर्त चीजें वो होती हैं जो हमें सामने दिख रही हैं, जो जिनको हम देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। अमूर्त चीजें जो हम सिर्फ विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जो आपका समाजशास्त्र है वो क्या है भैया, मूर्त विज्ञान ना होकर के कैसा है, एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र दूसरे सामाजिक विज्ञानों की भांति अमूर्त है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु जो है वो सामाजिक संबंध है, और सामाजिक संबंधों को मूर्त रूप में हम नहीं देख सकते हैं। क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त है, इसलिए समाजशास्त्र भी एक क्या है, अमूर्त विज्ञान है। ठीक। उसके बाद में चौथी अगर मैं बात करूं तो समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान ना होकर के कैसा है, विशुद्ध विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज नॉट अ प्रैक्टिकल साइंस बट अ प्योर साइंस। ठीक। 5वीं अगर मैं बात करूं, वैसे 5 भी लिख दोगे तो बहुत है, लेकिन हम आपको 7 बता देना, तब आप 5 याद करके जा पाओगे। प्रकृति जो आपकी समाजशास्त्र की है वो समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान ना होकर के कैसा है भैया, एक सामान्य विज्ञान है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। 7वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र अनुभव आश्रित एवं तार्किक दोनों प्रकार का क्या है, ज्ञान है। और समाज, ये हो गई आपकी 7 हेडिंग्स। उसके बाद में आप ये भी बता सकते हैं कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सामाजिक संबंध, क्रियाएं, अंतःक्रियाएं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब समाजशास्त्र क्या है, अब यहाँ तक आए हो तो ये भी समझ लो। देखो अगर आपसे प्रश्न में पूछ दे कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, तो देखो सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। समाज किसे कहा जाता है, व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। इस प्रकार समाज के व्यक्तियों के बीच में बने जो भी क्या होते हैं, सोशियोलॉजिकल रिलेशंस होते हैं, यानी कि जो भी आपके सामाजिक संबंध होते हैं, इनको क्या कहते हैं, हम समाज कह सकते हैं। तो प्रत्येक समाज ये चाहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी सदस्य व समाज का एक अच्छा नागरिक बने। इसके लिए वह शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने मूल्यों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं आदर्श से भली भांति परिचित हो सके और उसकी प्राप्ति हेतु अपने आप को योग्य बना सके, तभी वह समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान। अगर समाजशास्त्र के मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है भैया, समाज का विज्ञान। इसकी रचना का श्रेय फ्रांस के जो आपके महान दार्शनिक थे, कौन भैया, अगस्त। ये जब बीएड इससे पहले जो पेपर बच्चों का मल्टीपल हुआ तो उसमें पूछा गया था कि समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र को किसने संज्ञा दी है, तो फ्रांस के आपके महान दार्शनिक थे अगस्त काम्टे, इनको श्रेय जाता है ना। और इन्हें ही हम समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समाजशास्त्र के जनक कौन है तो आप क्या बताएंगे, भैया अगस्त काम्टे। अब मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा समझा रही हूँ, वो इसलिए कि मान लो क्वेश्चन बन गया तो समाजशास्त्र जो है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला तो आपका देखो इंग्लिश में क्या होता है, सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका क्या है, सोशियस। ये वाला क्वेश्चन तो हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आपको करा रहे हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषाएं ऐसे करके। अब आए हो तो इसलिए हम करवा दे रहे हैं। सोशियस और LOGOS, लोगोस से मिलकर के बना हुआ है ना। सोशियस का मतलब होता है समाज, क्या होता है भैया, समाज। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। ठीक। तो क्रमशः अगर हम इसकी बात करें तो सोशियोस प्लस लोगोस की, तो इसको हम कह सकते हैं कि समाज के विज्ञान से संबंधित चीजों के अध्ययन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब एक हम आपको डेफिनेशन भी पढ़ा दे रहे हैं ताकि मान लो किसी एक के अनुसार आपको डेफिनेशन भी याद हो जाए। जो आपके मैकाइवर व पेस थे, इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। ये मानवीय संबंधों का एक संजाल है जिसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ठीक। ये हमने आपको इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया है, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 की या सी की तरफ चलेंगे, जिसमें आपसे क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं ना,
तो भी आपको पता होगा। तो भारतीय संविधान के अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की अगर मैं बात करूं तो कब जोड़े गए और कितने हैं, ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो देखो भैया, भारतीय संविधान ने जहां एक ओर अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए, वहीं दूसरी ओर अपने नागरिकों से राष्ट्र की उन्नति में सहायक मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा भी की है। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों से राष्ट्र की उन्नति में सहायक अपेक्षित कर्तव्यों को भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हम कहते हैं। प्रारंभ में हमारे संविधान में केवल मौलिक अधिकारों को ही शामिल किया गया था, किंतु सन 1976 में हुए संविधान के 42वें संशोधन में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेशित किया गया। पुनः फिर कब, फिर समझो बात को, पुनः सन 2001 में संविधान के 93वें संशोधन में, समझिएगा बात को, अनुच्छेद 51A में एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। क्या पहले कितने जोड़े गए? 10, फिर कितने जोड़े गए? 1 शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में हमारे कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। समझ में आ गई बात को? और ये मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं तो ये आप इतना डीपली पूछा नहीं गया है, लेकिन हम आपको एक बार ऐसे ही बता देते हैं। जैसे भारतीय संविधान का पालन करना, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करना, ये 51B में कहा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, 51C में कहा गया है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, 51D में कहा गया है। भारत के सभी नागरिकों के प्रति समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, 51E में कहा गया है। अपनी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसकी रक्षा करें, 51F में कहा गया है। ठीक इस तरीके से आपके देखो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो आप सभी लोगों को पता होंगे, नहीं पता होंगे तो बताइएगा, बाद में करवा देते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन में लेकिन आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो सबसे पहले सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, परंतु सन 2001 में 93वें संविधान संशोधन में 51A के तहत एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। इस तरीके से वर्तमान में हमारे पास कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है? शैक्षिक अवसरों की समानता में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? एक टीचर की क्या भूमिका होती है, ये पूछा गया है आपसे प्रश्न में, है ना। तो देखो भैया, शैक्षिक अवसरों की समानता में एक शिक्षक की भूमिका के लिए अगर हम बात करें तो आप लोग भी चूंकि एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप अपने एंड से भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, है ना। तो देखो, सबसे हम आपको बता रहे हैं कि सबसे नंबर 1 बात होती है यहाँ पर कि परिवार एवं शिक्षक के बीच के संबंध का होना, विद्यालय एवं शिक्षक के संबंध का क्या के बीच कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होना। ठीक, उसके बाद में सामाजिक सुधार को लेकर के शिक्षक का आगे बढ़ना, पाठ्यचर्या को समय से पूर्ण कराना, धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखना, बालक के सर्वांगीण विकास को अपनाना, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कैसे मैम? हमने कहा जैसे मान लो आपने टेस्ट लिया, 10 में से किसी लड़के के 8 नंबर आए और 10 में से किसी लड़की के भी 8 नंबर आए। आप एज अ टीचर क्या किए? लड़के को बुलाएं, 4 डंडा मार दिए, लड़की को बुलाएं, उसको सिर्फ 2 ही डंडा मारे। तो ये क्या है? जेंडर वाइज है। आप एज अ टीचर बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? जेंडर वाइज कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर 2 लड़कियों को मारा है तो 2 ही लड़कों को मारना चाहिए था, या 4 लड़कों को मारा है तो 4 लड़कियों को भी मारना चाहिए था। इसलिए कहा गया शैक्षिक अवसरों की समानता। समानता का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चों को ये ना सोचो कि हम बच्चों लड़कों से कहने कि तुम साइंस ले लो, लड़कियों पूछे कि सर हम क्या विषय ले लें, तो आप उनसे कह दो कि आप लोग आर्ट्स ले लीजिए। ये नहीं होना चाहिए एक शिक्षक के अंतर्गत।
समझ रहे हैं? आपको एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षक बनना है, एक सामाजिक सुधारवादी शिक्षक बनना है, शाश्वत मूल्यों का बच्चों के अंतर्गत ग्रहण करवाना है, साथ में ऐसे शिक्षण विधियों को अपनाना है जिसमें किसी प्रकार की क्या हो, बाइसनेस ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक है, अगली बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि लिंग आधारित समानता से आपका क्या अभिप्राय है। देखो लिंग, अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, लिंग आधारित शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे यहाँ पर बात है मेल और फीमेल की, है ना। बहुत लोग आप देखो, जैसे ही साइंस और मैथ्स लेने की बात आती है कहते हैं कि लड़कों से कहेंगे ले लो, लड़कियों की बात आती है तो कहते हैं आप लोग आर्ट साइड ले लो, है ना, या बायो ले लो, मैथ्स ना लो तुम लोग। ऐसा मतलब ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि जो फीमेल्स होती है उनकी मैथ्स वीक होती है ना, ऐसी एक धारणा बनी हुई है लोगों के मन में। जबकि क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो लिंग पर आधारित समानता से भी अभिप्राय की अगर मैं बात करूं तो पिछड़े वर्गों के जो बच्चों होते हैं उनके साथ साथ जो फीमेल्स होती हैं, जो स्त्री शिक्षा होती है, उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बहुत सी कमेटियां भी बनी थी और बहुत सारे कह सकते हैं हम मतलब आंदोलन भी चलाए गए थे। एक समय ऐसा था भारत देश में जब सिर्फ मेल्स को एजुकेशन दी जाती थी, फीमेल्स को कहा जाता था कि आपका काम है आप घर गृहस्थी संभालिए, है ना, और आपको जॉब नहीं करनी है, आपको हायर स्टडीज़ नहीं करवानी है। उनको यहाँ तक कि आप ये समझ लो, आप तो बीएड कर रहे हो, पहले के ज़माने में ग्रेजुएशन नहीं कराते थे लड़कियों को। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैम क्यों नहीं कराते थे, हमने कहा ऐसे समझ लीजिए आप जिस समय से, यानी कि जिस एज से गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स आना शुरू हो जाते थे, तभी से उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया जाता था। यानी कि एक लड़की केवल 13 से 14 साल तक ही पढ़ पाती थी, जितना जो आप उसकी अपनी प्राथमिक शिक्षा होती थी उसको ग्रहण कर पाती थी। उसके बाद में चूंकि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स पार्ट ऑफ लाइफ होता है, जैसे ही ये शुरू हो जाता था वैसे ही उनका विद्यालय जाना बंद करवा दिया जाता था। तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे प्रयास किए गए, तब आज जा कर के आप लोग, आज तो कुछ भी नहीं है ना। इवन कहीं कहीं पे आज भी देखने को मिलती है, लिंग आधारित समानता नहीं पाई जाती है शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु चाहे वो आपका जॉब से संबंधित चीज़ें हों, चाहे घर परिवार से संबंधित चीज़ें हों, लेकिन फिर भी अथक प्रयासों के बाद में हम लोग इससे क्या कर पाए, उबर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था समझाइए। देखो ये आपका किससे संबंधित विषय है। देखो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था, SSA, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित टॉपिक था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही ये कहा गया था, क्या कहा गया था, अनिवार्य एवं, अब देखो अब जिसको नहीं पता है वो समझेगा अरे नया क्वेश्चन आ गया। यही है आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में ही कहा गया था अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, और यही इस तरीके से इन्होंने पूछ दिया। तो अब आप इसको कैसे बताओगे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 45 में स्पष्ट निर्देश था कि राज्य इस संविधान को लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, मतलब एक टाइम लिमिट होती है ना, 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष, कितने भैया, 14 वर्ष के बालकों में, 14 वर्ष तक के बालक के सभी छात्र में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर ले। इस संबंध में कोठारी आयोग शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में भी सुझाव दिए गए तथा इसे लागू करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया गया था। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की, परंतु इन सबसे शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हासिल नहीं हो सका, है ना। आज भी आप देखिए कभी ना कभी आपको कमियां दिख ही जाएंगी, है ना। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो सबके लिए शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है सर्व शिक्षा अभियान या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन बनेगा इस बार। अब देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम आपसे बात करें तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ना आपका, वो किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देखो हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के जानी, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है, चाहे वो शिक्षा गारंटी योजना हो, चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो आपका, चाहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हो, मिड डे मील योजना हो आपका, है ना, चाहे वो आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हो, इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा जितने टॉपिक अभी हमने बोल दिए। हालांकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछा गया तो आइए समझते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो देखो
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या थी, जिसका समावेश हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कर दिया था, लेकिन थी क्या ये समझ लो। देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शिक्षा के अवरोधन को रोकने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1986 में केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू की गई थी। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हुआ क्या था, स्कूल में एक बरामदा और 2 बड़े कमरे होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बरामदा और 2 बड़े कमरे होने चाहिए। कम से कम 2 शिक्षक हों, जिनमें से हो सके तो एक महिला अध्यापिका हो। साथ ही ब्लैक बोर्ड, नक्शा, चार्ट, खिलौना आदि आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। 2003 में इस योजना में भी सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया था। देखो, 2003 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को किससे जोड़ दिया गया था? सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया था सन 2014-15 में। कब भैया? सन 2014-15 तक 90% प्राथमिक और 80% उच्च स्कूलों में इस योजना का लाभ पहुंचाया गया था। आगे बात समझ में? इतना छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये किससे संबंधित था, कब इसको कहाँ से जोड़ा गया, तो आप कैसे कर पाओगे? तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? और ये सब हमने अपनी जो थ्योरेटिकल क्लासेस है ना उसमें करवाया है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली थी तो आप ले सकते थे, हालांकि अब इतना समय नहीं है, इसलिए अगर इजी नोट्स है तो उससे पढ़ लो, और अगर देख पाओ तो 2x की स्पीड से देख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षिका की भूमिका या शिक्षक की भूमिका क्या होती है? देखो, सामाजिक परिवर्तन में अगर शिक्षक की भूमिका की मैं बात करूं, रोल ऑफ अ टीचर इन सोशल एंड कल्चरल चेंज की बात करूं, तो देखो, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, नो डाउट। बालक के सामाजिकरण का जो सोशलाइजेशन का, देखो, बालक के सामाजिकरण का, बच्चे के सोशलाइजेशन का जो पहला पार्ट होता है, प्रथम पार्ट, वो बच्चा कहाँ सीखता है? वो उसके घर में ही उसको पढ़ाया जाता है। परंतु माता पिता के पश्चात उसको कौन ये पाठ पढ़ाता है? तब माता पिता के पश्चात ये अहम भूमिका अब अध्यापक की जिम्मेदारी हो जाती है। तब अध्यापक ही सबसे अहम भूमिका बालक के समाजीकरण में रखता है। अब देखो, जो एक शिक्षक की भूमिका होती है सामाजिक परिवर्तन में, उसमें क्या रोल एक शिक्षक प्ले करता है, तो समझो, हम आपको कुछ बता देंगे तो आप उनको अपने पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। शिक्षक लोकतंत्र का पालन करते हुए कक्षा में जनतंत्रात्मक, कैसा भैया? जनतंत्रात्मक वातावरण द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करके सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। शिक्षक नवीन मूल्यों द्वारा अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं उसका हस्तांतरण करते हैं। शिक्षक बालकों के सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक विकास द्वारा सामाजिक परिवर्तनों में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐच्छिक पर्यटन का आयोजन करना चाहिए जिससे सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिल सके। विद्यालय में सामूहिक क्रियाओं का आयोजन करवाना चाहिए जिससे छात्रों में सहयोगात्मक एवं स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना हो सके। छात्रों के शिक्षकों में तथा शिक्षकों के प्रधानाचार्य से मधुर संबंध होने चाहिए जिससे विद्यालय में मानवीय संबंधों की स्थापना भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शांतिपूर्ण एवं सामूहिक रहने के लिए विभिन्नता में एकता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका बताइए। फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में कहा गया है कि शांतिपूर्ण एवं सामूहिक रहने के लिए विभिन्नता में एकता स्थापित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, यानी कि इस्टेब्लिशिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी फॉर पीसफुल एंड कलेक्टिव लिविंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है ये समझना है। देखो, प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन कालीन समाज जो था वो धर्म प्रधान था। कैसा था भैया? धर्म प्रधान समाज था प्राचीन काल में। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो वर्तमान समय में ये क्या है भैया? लोकतांत्रिक होने के कारण 6 सिद्धांत, कौन कौन से 6 सिद्धांत? नंबर 1 स्वतंत्रता, नंबर 2 समानता, नंबर 3 भ्रातृत्व, नंबर 4 समाजवाद, नंबर 5 धर्मनिरपेक्षता, नंबर 6 न्याय आदि पर आधारित है। लोकतंत्र व्यक्ति को संसार का अभिन्न अंग मानते हैं तथा उसे विचार करने एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में किससे जुड़ा हुआ भैया? शिक्षा के क्षेत्र से
जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम बच्चों के अंतर्गत, आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंतर्गत धर्म, जाति, इनके जो संबंधित भेदभाव होते हैं उनकी भावना को मिटाते हैं। साथ में धार्मिक विविधताओं के मध्य व्याप्त धार्मिक एकता का विकास करते हैं। भौगोलिक विविधताओं में व्याप्त भौगोलिक एकता का विकास करते हैं। इसी के साथ साथ भाषाई विविधता में एकता का विकास किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। साथ में जातीय व प्रजातीय भिन्नता में एकता भी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। और ना सिर्फ इतना ही, अपितु कला व साहित्य में एकता के साथ साथ राजनीतिक विविधता में व्याप्त राजनीतिक एकता को भी हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों के अंतर्गत भावनाओं को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने सारे इंपॉर्टेंट आंसर्स को यहाँ से शॉर्ट में समझ लिया है ना। अब चलेंगे जरा सेक्शन बी के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन पहला कह रहा है सामाजिक परिवर्तन की संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन कैसे ला सकती है? नई सामाजिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है तथा इसकी विशेषताएं बताइए। जनतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जनतंत्र पर शिक्षा के प्रभाव की विवेचना कीजिए। धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और भारत में धर्मनिरपेक्षता को अंगीकृत किए जाने के कारणों पर प्रकाश डालिए। सेक्शन सी से संबंधित जो बनने वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो आर्थिक विकास को परिभाषित करिए। आर्थिक विकास के घटकों का वर्णन करिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित तत्व, प्रस्तावना सबको आती होगी ना, हम भारत के लोग, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए और बताइए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए। इससे एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे शॉर्ट में बने चाहे लॉन्ग में बने। अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 51A आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय एवं समाज को जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका है, प्रकाश डालिए। देखो, आप लोग अगर मॉडल पेपर के क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये आप मान के चलिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, जो अब देखो ये 3 मॉडल पेपर तो आपको मैंने पढ़ा दिए, बचे 2 मॉडल पेपर वो आपको खुद से सॉल्व कर लेने हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट अगर आपके पास समय है तो आप पूरी कंप्लीट कर डालिए देख के। शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य CSGMU B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर के नाम से बनी हुई है। उसके अलावा लॉन्ग आंसर जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। जिन बच्चों ने इजी नोट्स लिया होगा उनके पास इजी नोट्स होगा, जिन बच्चों ने नहीं है कुछ भी वो बच्चे क्या कर सकते हैं भैया, वो बच्चे यूट्यूब की क्लासेस हमारी जो पढ़ी हुई हैं बुक वाली उनको देख सकते हैं। साथ ही में एक काम और भी कर सकते हैं आप, जिन्होंने कोर्स लिया है उनके पास कोर्स में चीज़ें होंगी वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आप अपने तैयारी अपने एंड से अच्छी रखिएगा। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी वो 6 महीने पहले ही कराई हैं, वो भी आपके लेटेस्ट सिलेबस पर ही आधारित थी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि ओल्ड सिलेबस है हम नहीं पढ़ेंगे, 6 महीने पहले ही कराया गया है अभी, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। मॉडल पेपर जिन्होंने नहीं लिया है वो PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करें। PG पॉइंट ऐप रेफरल कोड डाल करके ई नोट्स के सेक्शन में जाए, मात्र 25 रुपये में PDF जरूर ले लें, बचे हुए मॉडल पेपर को सॉल्व कर लें, उससे बाहर पेपर नहीं आना है, ठीक। ये थी एक छोटी सी जानकारी। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते इसीलिए शायद आपकी क्लासेस इतनी कम होती हैं। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे ज़्यादा शेयर करते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें PG पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ सकते हैं और pgpoint100@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई विशेष दिक्कत है तो। धन्यवाद।